नमस्कार, सिंहासन आप देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। सुबह 7 बजे 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग शुरू हो गई है, जिसमें 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यह आखिरी चरण है और आखिरी चरण निर्धारित करेगा कि देश के भविष्य में अगले 5 साल किसकी सत्ता के साथ और किसके प्रतिनिधित्व में गुजरते हैं। बिल्कुल जयती, और क्योंकि देश की हॉट सीट वाराणसी पर भी आज वोटिंग है। वाराणसी इसलिए हॉट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से प्रत्याशी हैं, तीसरी बार प्रत्याशी हैं। इधर राज्यों की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की 13 अहम सीटें हैं, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, हिमाचल की 4 सीटें हैं, पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान है। तो इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 9 सीट है, झारखंड की 3 सीट पर वोटिंग हो रही है, ओडिशा की 6 सीट और चंडीगढ़ सीट पर भी आज मतदान जारी है। 7वां चरण बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि 57 अहम सीटें हैं, कई अहम चेहरे हैं जो आज मैदान में है और जिनकी किस्मत का फैसला भी वोटर्स यहां पर तय करेंगे। जीत रिपीट करते हैं या फिर कुछ अलग अलहदा तस्वीर इन सीटों से नजर आएगी, ये सब तय करेगा आज वोटर्स। तस्वीर हालांकि कह सकते हैं कि पर्दा उठेगा 4 जून को, लेकिन जो तय करना है यहां की जनता को, वोटर्स को, वो आज तय कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो गोरखपुर सीट भी इसमें शुमार है जहां आज वोटिंग हो रही है। इसके अलावा मिर्जापुर सीट पर भी वोटिंग है, गाजीपुर जो भी चर्चाओं में बनी हुई है उस सीट पर भी वोटिंग है। तो ऐसे में लगातार नजरें हर सीट पर, लेकिन उससे ज्यादा अहम यह हो जाता है कि 7वां चरण है, वोटिंग 7 बजे से शुरू हो चुकी है। वोटिंग परसेंट कितना बेहतर आए, ये कोशिश है। देखिए, हमारे पूजा में अंतर ये कि हम काशी के लाल हैं, हम काशी में मंदिर में पूजा करते हैं। हम कन्याकुमारी या बाकी जगह हम जो भी हम, क्योंकि काशी एक ऐसा तीर्थ है जो तीनों लोक से न्यारी नगरी है। ये बाबा विश्वनाथ की त्रिशूल पर खड़ी है काशी, अविनाशी काशी है। तो हमें जो भी पूजा प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, हम यहाँ करेंगे बाबा के दरबार में। और यहाँ का यहाँ की जो पूजा का महत्व है, मुझे लगता है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ है और सभी हमारे यहाँ के धर्मगुरु, सभी ये हमारे यहाँ की चीज़ें रही। माँ गंगा का पावन तट है, तो यहाँ से आशीर्वाद लेके निकलेंगे। और ये निश्चित तौर से जनता के बीच में खड़ा रहने का समय है, लोगों से के सुख दुख में खड़ा रहने का समय है। जनप्रतिनिधि मतलब सदैव खड़ा रहे उनके लिए। मौन रहना इस समय, खास करके जो इस समय स्थितियां हैं, वो निश्चित तौर से जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। जनता के लिए जो भी हो सकता है वो करने की। আমি কোনো সময় দুটো কাজ একসাথে করি না। আমার ইলেকশন ডিউটি, আমার পার্টির অর্ডার, পার্টির ডিক্টেট ছিল 30 তারিখ অবধি, আমি সেটা কমপ্লিট করেছি। এবার আমার কাজ হলো আমার প্রফেশনাল লাইনে চলে যাওয়া। আজ থেকে আমি আমার প্রফেশনাল লাইনে ঢুকছি, ফিল্মের কথা বলবো আর রাজনীতির কথা বলবো না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। बिजली के बिल से भी राहत देने का प्लान है। तो एक अद्भुत ये शैली हमारे निस्वार्थ संत मोदी जी से सीखी है। और जब आपके संत इतने बड़े होते हैं, आपके प्रधान सेवक, फिर आप भी कॉमन मैन रहिए, नॉर्मल रहिए। पद तो क्या जनता दिलाती है। ये मोह माया से हम बहुत ऊपर जा चुके हैं। जीवन में सारे पद हम देख महादेव हमको सुपरस्टार बनाया जनता ने, हमने वो सारी बोलते हैं ना शोहरत दौलत सब देख ली। तो ये बड़ा आनंद आता है हमको तहजीब तमीज़ से जीना, और ये मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। बस मतदान का दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हम सबके लिए। और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आप अपना अपना फ़र्ज़ निभाएं, आए मतदान करें और ऐसी सरकार चुनें जो आपके लिए काम कर सके। भी आ रही है, वोट कास्ट करने के बाद लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी और नरेश जी लगातार बने हुए और साथ ही हमारे सहयोगी दिनेश डांगे भी हमारे साथ जुड़ चुके। दिनेश जी, आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि लगातार प्रतिक्रिया हम देख रहे थे। अजय राय, उनकी भी प्रतिक्रिया यहाँ पर आई, वाराणसी से कांग्रेस के कैंडिडेट। क्या वजह कि कांग्रेस अजय राय पर ही हर बार दाव लगा रही है? लगातार वही कैंडिडेट, एक ही चेहरा वाराणसी से कांग्रेस का। देखिए, यूपी का हिंदुस्तान की सियासत में बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि सभी एक्सपर्ट कहते हैं कि यूपी को जिसने जीता है उसको दिल्ली की कुर्सी मिली है। और लगातार जिस तरह अजय राय को वहाँ पर टिकट दे रही है कांग्रेस पार्टी, और लेकिन कह सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा चर्चा के लिए कुछ है नहीं। हार जीत का जो मार्जिन है वो कितना रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बाकी इसके अलावा नए समाजवादी पार्टी के जिस तरह महिला को टिकट दिया था, आज वो भी बीजेपी में शामिल हो चुकी है, तो उन्होंने ज़रूर मार्जिन कम करने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ जिस तरह बीजेपी टारगेट लेकर पूरी टीम वहाँ पर जो रणनीतिकार है जुटे हुए हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जीत का रिकॉर्ड है
वो और आगे बढ़ाया जाए। और पिछले दिनों यहाँ डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी ने एक जॉइंट रोड शो भी निकाला था, अच्छी खासी भीड़ जुटाई थी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की भी सभा हुई थी, लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि कितने वोटों से हारते हैं वो, कितने से क्या जीतना तो बिल्कुल। दिनेश जी रोकना चाहेंगे, सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं पहले। देखिए, मेरे को लोगों के ऊपर, अपने जो वोटर्स हैं उनके ऊपर विश्वास है। उन्होंने काम देखना है, उन्होंने पार्टी को नहीं देखते। गुरदासपुर की इतने वो हैं, सोच समझ वाले हैं कि वो देखते हैं काम कौन करेगा, बात कौन करेगा, हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा, हमारे लिए खड़ेगा कौन, पार्लियामेंट में जाकर कौन आवाज़ उठाएगा, कि अकेले गुरदासपुर की नहीं पंजाब की कौन आवाज़ उठाएगा। लोगों के दिमाग में वो बात चल रही है कि हमें स्ट्रॉन्ग और मजबूत लीडर चाहिए, जो पहले जैसा कोई नलका उठा कर ले गया, कोई चीज़ ले गया, वहाँ आवाज़ उठाई जाएगी और गुरदासपुर की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गूंजेगी। और लोगों को बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बॉर्डर्स की, वो सभी उनके साथ बात करेंगे। इंडिया अलायंस के लिए आप कितना नंबर सोच के बैठे हैं, क्या कोई रिपोर्ट भी? आप मेरे को नहीं पता, आप मेरे बाद में आप मेरे को राजस्थान भी मिलते रहे हैं, वहाँ दिखाएंगे, फिर देखना कि इंडिया अलायंस क्या है। सुखजिंदर सिंह रंधावा की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। वोट कास्ट करने गए गुरदासपुर से प्रत्याशी कांग्रेस के और राजस्थान के लिए भी अहमियत रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा। लेकिन एक सवाल इसी पर दिनेश जी आपसे जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि गुरदासपुर सीट पर भी आप गए थे, किस तरह की टक्कर यहाँ देख रहे हैं? क्योंकि 2014 में विनोद खन्ना जीतते हैं, 2019 में सनी देओल जीतते हैं, अब इस बार 4 अहम कैंडिडेट नजर आते हैं इस सीट पर जो मुकाबला करते हुए। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं? जी देखिए श्वेता जी, पंजाब का सियासी सिनेरियो इस बार पूरा बदल गया है। पिछली बार बीजेपी शिरोमणि अकाली दल अलायंस के साथ मुख्य मुकाबला कांग्रेस से था, अब वहां पर मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। कई सीटों पर तो वहाँ चौतरफा मुकाबला है और कई पर 5 कोणीय यानी 5-5 उम्मीदवार जैसे खंडूर साहिब है, यहाँ पर मुकाबला है। गुरदासपुर, होशियारपुर, ये वो सीटें थी जो बीजेपी अक्सर जीता करती थी, लेकिन जो सबसे पुराना सहयोगी दल था शिरोमणि अकाली दल, वो किसान आंदोलन के चलते अलग हो चुका है। तो ऐसे में गुरदासपुर की बात करें तो वहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस के कैंडिडेट रंधावा और शिरोमणि अकाली दल के बीच है, क्योंकि वहाँ पर जो बॉर्डर से लगता इलाका है, पठानकोट है, सुजानपुर है, दीनानगर है, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। और जिस तरह सनी देओल 5 साल वहाँ आए नहीं, निष्क्रिय रहे, उसका खमियाजा भी बीजेपी को वहाँ इस बार भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि दलजीत सिंह चीमा से टक्कर है अकाली दल से, तो आम आदमी पार्टी क्या इसमें स्टैंड कर रही है, इनका प्रत्याशी इस कंपटीशन में? जी देखिए, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो बटाला से विधायक है, जो इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है, उनको मैदान में उतारा है, लेकिन वो तीसरे नंबर पर यहाँ पर दिख रहे हैं। वहाँ पर मुख्य मुकाबला वही है। अगर विनोद खन्ना परिवार से किसी को टिकट दिया जाता और इसी बीच ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को तस्वीरों में हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, जो संभवतः वोट कास्ट करने के लिए अब पहुंच गए हैं। और जब मीडिया उनसे प्रतिक्रिया लेना चाह रही है, क्योंकि देखिए काफी चर्चित अंदाज उनकी बात करने का भी है, ह्यूमर से भरे हुए हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन इस चुनाव के नजरिए से वो क्या सोचते हैं? अस्वस्थ चल रहे थे लेकिन अब स्वास्थ्य ठीक है। चुनावी बयान क्या होता है, किस तरह से आरजेडी की जीत का दावा, प्रत्याशी की जीत का दावा, मीसा भारती की जीत का दावा, उनकी बेटी भी इस बार चुनावी मैदान में 7वें चरण में, क्या कहते हैं लालू प्रसाद यादव, क्या बात करते हैं, मीडिया से ही देखना जरूरी होगा। लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते इस बार श्वेता ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव उतने ज्यादा खुलकर के इस चुनाव में कैंपेन के दौरान भी सामने नहीं आए, और वैसा अंदाज भी लालू यादव का नहीं दिखा जो बीते लोकसभा चुनावों में दिखा। बिल्कुल। और जब बिहार की बात करते हैं, देखिए 8 अहम सीटें हैं, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जो जानकारी मिल रही है ग्राउंड लेवल पर, 5 सीटों पर तो बीजेपी को कोई डर नहीं है, सीधे मुकाबला भी नहीं है और एक तरफा माना जा रहा है। लेकिन 3 अहम सीटें हैं जिस पर टक्कर है। हालांकि जब पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की, जिससे आपने जिक्र भी किया कि मीसा भारती लगातार चुनाव यहाँ पर लड़ रही हैं, 2014 में भी उन्होंने लड़ा, टक्कर दी, 2019 में भी टक्कर दी, हालांकि जीत नहीं सकी, और इस बार फिर से टक्कर रामकृपाल यादव से ही है मीसा भारती की। ऐसे में इस बार क्या सिनेरियो बदलता है, या फिर ये वोटिंग का जो परसेंट है या फिर जो जीत का अंतर है उस पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं, ये भी बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं था। 2014 में 40,000 के करीब रामकृपाल यादव जीत कर आए थे, और ऐसा ही कुछ अंतर यानी 39,000 के करीब ही 2019 में भी था। तो इसलिए उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है मीसा भारती के लिए कि जीत वो दर्ज कर सकती हैं अगर ऐसे ही कॉम्पिटिशन रहा तो। लेकिन अब लालू
यादव वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। अपने आप में बिहार का एक बेहद प्रमुख अहम चेहरा जी लालू यादव। बिल्कुल। और नरेश जी हमारे साथ बने हुए। नरेश जी, लालू प्रसाद यादव के लिए कहा जाता है कि ह्यूमर से भरपूर वो है और उनकी बातों की जनता कायल है। राजनीतिक व्यक्तित्व है ही, लेकिन अपने आप में काफी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। क्या इस बार चुनाव में जनता ने लालू प्रसाद यादव के उस अंदाज को मिस किया होगा इन तस्वीरों को देखने के बाद, और उन्हें सुनना चाहिए क्या? देखिए, उनका अंदाज तो हमेशा निराला रहता ही है और उनको सुनना भी वो भी चाहता है, जो भले ही आरजेडी से जुड़ा हुआ नहीं हो, कि लालू यादव क्या कहते हैं। चाहे बिहार की जनता तो जरूर हो, उनके जो प्रशंसक है वो सीरियस लेते होंगे, लेकिन बाहर जो देश के हैं वो एक मजाक के अंदाज में सुनते हैं कि लालू यादव क्या कहते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने पाटलिपुत्र की बात की है, ये सही है कि मीसा भारती लगातार चुनाव लड़ भी रही है और दोनों बार चुनाव हारी भी है। और रामकृपाल यादव जो कभी आरजेडी में ही थे, चाचा कह के ही पुकारती थी मीसा उनको, क्योंकि लालू यादव के काफ़ी करीबी थे, तो मुंह बोले चाचा के नाम से वो थे। लेकिन 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने आरजेडी छोड़ के बीजेपी का दामन थामा और यहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं, सक्रिय है, उनका अपना एक कह सकते हैं कि होल्ड है वहाँ पे। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके लिए वोट मांग चुके हैं। तो मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ मीसा भारती को हम नहीं कह सकते कि प्रतिद्वंदी मीसा भारती है, ये कहते हैं कि लालू यादव की साख यहाँ पे दांव पे है। क्योंकि जैसे आपने सवाल किया कि या वहाँ जितने भी, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे मीसा हो, ये तमाम जो चुनाव लड़ते हैं या वहाँ की राजनीति करते हैं, उनके बैकग्राउंड में हमें लालू यादव ही दिखाई देते हैं कि वो चुनाव जीतते हैं तो भले उनकी मेहनत हो, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं या हारते हैं तो वो भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन जीते तो भी लालू यादव नाम आता है और हारते तो भी लालू यादव नाम आता है। लालू यादव ने एक तरह से कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे रह के एक दूसरी पॉलिटिकल इनिंग है वो खेलने की कोशिश की है। अपने बेटे को आगे किया है, अपनी बेटी को आगे किया है और कांग्रेस का वहाँ पे सहयोग किया है। और एक वहाँ जो इंडी गठबंधन के तहत वहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, एक समय था जब आरजेडी का दबदबा था, बिहार मतलब लालू हुआ करता था, लेकिन अब वो परिदृश्य बदल गया है। अब संघर्ष किया जा रहा है अपने वजूद को कायम रखने के लिए। हालांकि वहाँ की जो कहते हैं कि राजनीति अलग तरह की है। अभी एक जो मतदाता था उनका बयान सुन रहे थे कि रोटी को पलटता रहना चाहिए, लेकिन वहाँ तो पता नहीं कितनी बार रोटी पलटती है। बिहार की राजनीति कुछ अलग तरह की है। वहाँ पे तो सुबह किसी एक दल में, शाम को किसी और के साथ गठबंधन, फिर सुबह किसी और के साथ गठबंधन, इस तरह की राजनीति वहाँ पे चलती है। लेकिन नेताओं में इतना बदलाव और चलता रहता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। ऐसा आपने कहा, वोटर्स की भी क्या इसी तरह की मेंटालिटी रहती है कि भाई ये काम कर रहा है तो इस बार इसके साथ है, नहीं कर रहा है तो हमें बदलना है, और शायद यही वजह थी कि वो वोटर जो अपनी बात कह रहा था। देखिए, वहाँ वोटर की जो बात आपने कही, तो आप इतिहास देखिए, वहाँ के विधानसभा चुनाव का देख लीजिए, लोकसभा का देख लीजिए, भले ही वोटर कुछ बदला है, पिछले चुनाव में बदला है, लेकिन इसके बावजूद सरकार तो नीतीश कुमार की है लगातार वहाँ। क्योंकि एक किस्से में कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है, लालू यादव के कार्यकाल को जंगल राज के नाम से विपक्ष कहते था। वो बदलाव जो हुआ था वो सबसे बड़ा बदलाव हुआ था। उसके बाद लगातार नीतीश कुमार जो है वो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जीतते आए। फिर भाजपा और नीतीश में भी अलगाव हो गया, वो भी अलग अलग हो गए। फिर अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिर दोनों साथ हो गए। तो वहाँ के जो जनता का मिजाज के अनुसार ही वहाँ जो राजनीतिक दल है वो फैसला करते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये ऐसे राज्य है जहाँ पे स्थानीय स्तर पे तो राजनीति जो है वो जातिगत होती है, लेकिन जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं वहाँ के मुद्दे अलग तरह के हो जाते हैं। और क्योंकि वहाँ अब जो भी चुनाव है वो सीधा सीधा मोदी वर्सेस अदर्स चुनाव है जी। तो और इसी को वहाँ पे बुनाया भी है, मोदी ने भी उसको उसी तरह से बुनाया है। उन्होंने वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनके आधार पर चुनाव नहीं लड़ा, सीधे सीधे राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है। तो ये कितना फ़ायदा जो है अब ये अंतिम चरण में भाजपा को मिलता है, ये देखना होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस चुनाव में बिहार की राजनीति का परिदृश्य एक बार फिर साफ हो जाएगा कि लालू यादव और उनकी फैमिली, क्योंकि वहाँ परिवारवाद का आरोप लगता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में परिवार का वाद का आरोप लगता है, यादव फैमिली, यहाँ भी यादव फैमिली, लालू और मुलायम फैमिली। तो ऐसे में यहाँ की इन फैमिली को क्या लोग अब स्वीकार करते हैं, तो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं ये परिदृश्य बदल देगा कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। क्योंकि अगर लगातार वहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी सफलता हासिल करती है, तो हालांकि कई बार ये कहा जाता है
अभी इन चुनाव में कि कहीं ज़्यादा चुनौती है, कहीं भाजपा से कुछ सीटें हैं वो जा सकती है। लेकिन मैंने कहा ना कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो उससे कम से कम बिहार की और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो एक अलग परिदृश्य में हमें जाती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, ये बिहार बात। लेकिन पंकज जी, उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया और अभी हमने देखा भी था रिएक्शन भी अनुप्रिया पटेल का वोट कास्ट करके भी वो स्याही दिखाते हुए नजर आई थी तस्वीरों में। लगातार जीत अनुप्रिया पटेल दर्ज करते आ रही है, गठबंधन में है, ऐसे में क्या कोई संदेह उनके इस जीत को लेकर, या फिर कौन सा वो अहम फैक्टर है जो उनके साथ काम करता है मिर्जापुर सीट पर? देखिए, एक तो वहाँ पर मिर्ज़ापुर सीट का जो मिजाज है वो एक तो जातिगत इक्वेशंस वहाँ पे इस तरीके की है कि वो जो ये पटेल है, अनुप्रिया पटेल, इनके पक्ष में जाति दिखाई दे। लेकिन इस बार वहाँ पर जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग समाजवादी पार्टी ने की है तो ये चुनाव इस बार फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मानिए कि बीजेपी ने इस चरण में जितना फोकस इन सीटों पे किया है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में इतना जोर बीजेपी को किन सीटों पे नहीं आया। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो यूपी की अभी जो 13 सीटें हैं उसमें से अगर एक वाराणसी को निकाल दिया जाए तो इन 12 सीटों पर इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है कि बीजेपी को इन सीटों पर जोर लगाना पड़ रहा है। वहीं जो बसपा बी टीम मानी जाती थी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, इन सीटों पर भी बेहद गंभीरता के साथ चुनाव लड़ती बसपा दिखाई दे रही है। और कई सीटें तो ऐसी हैं जो 3-4 सीटों का विशेष रूप से मैं जिक्र करूंगा, इन सीटों पर बसपा जीतने की स्थिति में भी वहां नजर आ रही है। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ जातिगत समीकरणों के कारण पार्टियों का वोट भी एक दूसरे में खिसकता नजर आ रहा है। उसका कारण मुख्य रूप से है कि यहाँ जातिगत समीकरण ज्यादा हावी है। जो पार्टी जिस जाति को के वोट को अपना कोर वोट समझती है, वो अगर दूसरी जाति का कैंडिडेट वहां खड़ा हो रहा है तो वो वोट शिफ्ट हो रहा है। यानी कि अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा जैसे ब्राह्मण या राजपूत को अपना वोट बैंक समझ के बैठी हुई है वहां, और अगर बलिया सीट की जैसे हम बात करें वहां पर राजपूत बनाम ब्राह्मण का मुकाबला हो रहा है तो भाजपा का जो कोर वोटर है ब्राह्मण वो वहां शिफ्ट होता नजर आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो सीटें हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जातिगत समीकरण हावी हैं। पार्टी की पॉलिटिक्स की बात सेकेंडरी है। अगर जातिगत समीकरण में समाजवादी पार्टी बाजी मारती है तो निश्चित रूप से परिणाम में बदलाव दिखाई देगा, और अगर भाजपा अपने जो छोटे दल हैं उनके साथ इन जातिगत समीकरणों को साधने में कामयाब हो जाती है तो पिछली बार इन 13 में से 11 सीटें भाजपा के पास थी, तो इस बार भी उसी तरह का परिणाम आपको उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक अहम सीट गाजीपुर भी है नरेश जी। गाजीपुर सीट इसलिए अहम कि मनोज सिन्हा यहाँ से लगातार 2 बार जीते, लेकिन जब उन्हें जम्मू कश्मीर भेज दिया गया इसके बाद उन्हीं के जो बहुत करीबी हैं पारसनाथ, उनको टिकट दिया। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके बेटे को यहाँ पर बसपा ने टिकट दिया है। क्या इससे भी सहानुभूति वोट बैंक के तौर पर से देख रहे हैं, तो क्या टक्कर मानी जाए, क्योंकि मनोज सिन्हा भी अभी यहाँ पर नहीं है और मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि वहाँ पे कुछ समीकरण है वो बदला हुआ सा यहाँ नज़र आया था जब टिकट का वहाँ वितरण हुआ था। लेकिन अगर हम पारसनाथ की बात करें तो वो भी कोई ये नहीं कह सकते कि राजनीति के कोई नए खिलाड़ी है, और इनकी जो सभा करने के लिए जो है खुद प्रधानमंत्री आए थे, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और ख़ासकर बसपा ने भी यहाँ पे उम्मीदवार उतारा है उमेश कुमार को, जो कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया जाए। लेकिन जहाँ तक मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई थी उसके बाद जो गाजीपुर की जो सियासत है उसमें बदलाव भी आया है, और कोशिश ये की जा रही है अफजाल अंसारी की तरफ से कि एक जो सेंटिमेंट था वहाँ के लोगों का या जो फॉलोअर रहे हैं अंसारी के लगातार, उनको उनका वोट है वो मिले। तो सपा को शायद इसलिए उम्मीद है और इसलिए कैंडिडेट का चयन इस तरह से किया गया कि वैसे तो उम्मीद नहीं, लेकिन अगर एक सिंपैथी वोट मिले तो शायद हो सकता है कि हम कई टक्कर देकर या जीत भी दर्ज कर सके। बिल्कुल, यही वजह। बिल्कुल, देखिए इस तरह की कोशिश सही है, क्योंकि जो अंसारी की अगर हम बात करें वहाँ पे मुख्तार की, तो सहानुभूति जो है वहाँ की, उसके जो खुद के फॉलोअर रहे हैं उनकी सहानुभूति रहती है, क्योंकि वहाँ के जो बाहुबली है उन बाहुबलियों की एक खास बात ये है कि उनका एक अलग वोट बैंक होता है, उनके अपने अलग फॉलोअर होते हैं, और उन्हीं का जो सहानुभूति उनको मिलता भी है। तो यही कोशिश है कि इसीलिए ही उनके जो अफजाल अंसारी को जो टिकट दी है उसका कारण भी यही है कि जो सहानुभूति के जो वोट है वो मिल पाए। लेकिन क्या जो गाजीपुर की जो जनता है वो क्या करती है, और जैसे हमने कहा, आपने कहा कि वहाँ से सिन्हा जो थे उनको तो भेज दिया और पारसनाथ को टिकट दी गई है, लेकिन पारसनाथ भले ही पहली बार ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन
अगर राजनीति में कहें तो करीब 30, 40, 50 साल से वो लगातार सक्रिय है। तो देखिए, संगठन में काम करे, राजनीति में सक्रिय कहे, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे, लोगों से जुड़ा रहे, उसका फ़ायदा कभी न कभी जब चुनाव लड़ते हैं तो ज़रूर मिलता है। ये जो ज़रूरी नहीं है कि पहले चुनाव लड़ा हो तो ही उसका जो है अनुभव होता है। अगर संगठन में काम किया हो, पार्टी में एक्टिव हो, राजनीति में एक्टिव हो, तो उसका ही फायदा मिलता है। संभवतः इसी कारण से उनकी जो राजनीति में सक्रियता रही है, उसी कारण से उनको टिकट दी गई है। हालांकि ये जो टिकट है, जो हमें जो जानकारी है उसके अनुसार जो मनोज सिन्हा है, उनकी सहमति से शायद ये टिकट दी गई है, क्योंकि कभी ये उनके करीबी रहे थे। पारसनाथ जो है उनके करीबी रहे हैं, और जब मनोज सिन्हा यहाँ राजनीति करते थे तब पारसनाथ उनके दाएं हाथ की तरह कहलाते थे। हालांकि वो पिछली बार जीत नहीं पाए थे मनोज सिन्हा 2019 में, लेकिन अफजल अंसारी की जीत जो हुई थी वो बसपा से हुई थी, अब वो सपा से कैंडिडेट है। यानी इस तरह से भी देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं टिकट काट दिया गया हो। और इस बीच अमित शाह क्या कह रहे हैं? पोल पर डिस्कशन का बहिष्कार कर रही है। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही है। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है, और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं, कांग्रेस पार्टी की डिनायल मोड में जी रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई अनुकूल जजमेंट नहीं आता है तो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देना, इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस पर सवाल खड़े कर देना, ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना, पार्लियामेंट में बहस करने की जगह पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाना, संवैधानिक पदों की अवहेलना करना, इनकी मिमिक्री करना और एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करना। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्ग वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे, मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट पोल होगा वो 400 पार के भारतीय जनता पार्टी के नारे को जमीन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा। धन्यवाद। तो देखिए, अमित शाह को आप सुन रहे थे, जो और ये अहम तस्वीरें आप हिमाचल से देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर खुद भी प्रत्याशी हैं, वोट कास्ट करने पहुंचे हैं, सपरिवार, और बेहद अहम क्योंकि हमीरपुर सीट जहां से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, जीत को लेकर आश्वस्त है। तो सतपाल राय ज्यादा उनके सामने है, कांग्रेस के प्रत्याशी वोट कास्ट करने के लिए गए हैं। दिनेश जी, इसी को लेकर सवाल रहेगा। हिमाचल की 4 सीटें हैं लोकसभा की, और चारों पर आज वोटिंग हो रही है। हिमाचल क्योंकि अभी सिनेरियो बदला है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आ गई है हिमाचल में, तो ऐसे में क्या उसका कुछ असर लोकसभा की इन 4 सीटों पर पड़ेगा? जी देखिए, बिल्कुल। और वहाँ पर 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव भी है, जिसके बाद कांग्रेस सरकार का भी भविष्य तय हो जाएगा। टोटल 4 लोकसभा सीट है और 2 सीटों पर बीजेपी बेहद मजबूत है, जिसमें से एक अनुराग भी ठाकुर है। वहाँ हार जीत का मार्जिन क्या रहेगा? मंडी सीट पर बीजेपी का इंटरनल सर्वे है कि विक्रमादित्य काफी मजबूत है, वो सीट यहाँ पर निकाल सकते हैं। और वहाँ के मतदाताओं का जिस तरह
मानस है सामने आया। उन्होंने जिस तरह कंगना रनौत ने बयानबाजी की, उनको लेकर भी काफ़ी नाराज़गी दिखी। तो मंडी सीट पर कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में, शिमला लोकसभा सीट है वहाँ पर बेहद श्वेता जी टफ फाइट है इस बार, और अधिकतर विधायक भी वहाँ से कांग्रेस पार्टी के, और जातिगत समीकरण वहाँ कांग्रेस ने अच्छे साधे हैं। और इंटरनल सर्वे में जो शिमला सीट है अभी किसी के पाले में जाती नहीं दिख रही, वहाँ नतीजा कुछ भी हो सकता है। बाकी अनुराग ठाकुर संभवतः हमीरपुर लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं, तो उनका हार जीत का मार्जिन कितना रहता है, क्योंकि इस बार जहां से बढ़त लेते थे अनुराग ठाकुर वहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया है। तो ऐसा सामने आ रहा है कि पहले जो उनकी बढ़त थी वो बढ़त जहां से वो लेते थे उस क्षेत्र से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है पहली बार, तो मार्जिन थोड़ा सा उनका कम हो सकता है, लेकिन जीत में उनके कोई यहाँ पर संशय नहीं है। तो आज पंजाब की 13, चंडीगढ़ की 1 और हिमाचल, जो तीनों एक दूसरे की सीमाओं से लगते राज्य हैं, उन सीटों पर यहाँ चुनाव है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के जो मनीष तिवारी है पंजाब से सीट होकर यहाँ आए और आप पार्टी के साथ अलायंस में चंडीगढ़ चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस वहाँ पर अच्छी स्थिति में सिर्फ आप पार्टी की वजह से चंडीगढ़ में मुकाबले पर यहाँ पर आई हुई है। पंजाब के अंदर 2 जो पिछली बार सीटें आई थी, गुरदासपुर और होशियारपुर, उनको बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल और लेकिन दिनेश जी, क्योंकि अब लगातार आप बात भी कर रहे हैं और हम इस चीज को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव था दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन एक तरीके से संयुक्त रूप से दिखाई देता था, लेकिन यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाती है, एक दूसरे के कंपटीशन में आ जाती है। जब हम पंजाब की सीटों की बात करते हैं तो जनता इस चीज को समझे कैसे कि एक तरफ तो आप साथ हैं और एक तरफ एक दूसरे के आमने सामने, इसे एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पर देखेगी, या फिर ये सोचेगी कि चलिए किसी भी तरह से सत्ता में आना है तो कोशिश साम दाम दंडभेद की कर रहे हैं? जी देखिए, केरल में भी हेल्दी कंपटीशन है, वहाँ भी वाम दल और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं। हाँ। पंजाब के जब हम ग्राउंड पर गए तो ये बाहर से बातें लग रही थी, जैसा कि वहाँ कई सीटों पर चौतरफा और कईयों पर 5-6 कैंडिडेट के बीच मुकाबला है, और वहाँ शहरों में बीजेपी का जनाधार अच्छा है, वहाँ पर उसके मतदाता अच्छे हैं, रूरल में उनका कोई खास जनाधार नहीं है। तो ऐसे में अगर उनका गठबंधन होता, हम भी जब ग्राउंड पर गए तो ये बात समझ में आई, तो यकीनन बीजेपी एक तरफा जो हिंदू मतदाता है, उसके शहरी मतदाता है, वो बल्क में अगर बीजेपी के जाते तो आप और कांग्रेस को दोनों को ही वहाँ नुकसान हो सकता था। और दोनों ही नेताओं में वहाँ पर बातचीत बनी नहीं, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता नहीं चाहते थे गठबंधन वहाँ पर हो। तो आपको बता दें कि 1952 से लेकर अब तक बीजेपी का सर्वोच्च स्कोर ही वहां महज 3 सीटें रहा है 13 में, वो भी कब? शिरोमणि अकाली दल के नेटवर्क और कार्यकर्ता मतदाताओं की बदौलत। वो इस बार अलग हो चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से शिरोमणि अकाली दल जो है बीजेपी के साथ था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते वो यहाँ पर छिटक गया। तो सिर्फ फरीदकोट, होशियारपुर और गुरदासपुर और लुधियाना, इनमें 4 सीटों पर ही बीजेपी वहां पर मुकाबले में यहां पर दिख रही है। लुधियाना सीट जो बेन सिंह के पोते हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, रवनीत बिट्टू, वो कांग्रेस में थे, उनको बीजेपी ज्वाइन करवाया गया। उनको अगर हिंदू वोट और इंडस्ट्री से जुड़े, क्योंकि लुधियाना एक औद्योगिक शहर है, वो मतदाता सबसे ज्यादा बीजेपी ने यहीं पर जोर लगाया। दूसरा होशियारपुर सीट, कैसे उसको बरकरार रखा जाए, ये उनके सामने चुनौती है। लेकिन दिनेश जी, 2019 के बाद की आप बात करें 2024, इस बीच में, क्योंकि उस वक्त जब लोकसभा में 8 सीटें जीत कर आई थी कांग्रेस, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार भी थी राज्य में, आम आदमी पार्टी की, अब उस वक्त उसको 1 सीट पिछली बार ही आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट जीत कर आया था। तो इस बार क्या कंपटीशन के तौर पर सिर्फ आप और कांग्रेस को ही देखें, या आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरह से मेहनत कर रही है कुछ सीटों के तहत ही सही, वहां कामयाबी मिल सकती है, या एकदम नकार रही है जनता? जी देखिए श्वेता जी, पंजाब के मतदाताओं का क्या मानस है, वो बीच में कोई भी चीज नहीं रखते, चाहे लस्सी का गिलास है आपको फुल भर के देंगे। तो वो शिरोमणि अकाली दल को उन्होंने फुल सपोर्ट किया। फिर पंजाब में कांग्रेस के जो अमरिंदर सिंह सीएम बने, उनको बम्पर सीटें दी, और फिर आप पार्टी को, वो इधर उधर यहाँ पर नहीं होते। लेकिन इस बार की हम बात करें, आपने अच्छा सवाल किया। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ड्रग्स माफिया है उनको खत्म कर देंगे, हम पंजाब में जो खेती किसानी का मुद्दा है उसको लेकर अच्छा करेंगे और अपराध पर कंट्रोल करेंगे। अब आपको एक बात बताता हूँ, सिद्धू मूसेवाला भले ही इस जिंदगी में नहीं रहे हो, लेकिन उनके पिता बलकौर सिद्धू है, वो कांग्रेस के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं, और किसी भी सभा में जाते हैं तो कैंडिडेट और जो उनके पिता, अभी उनकी पुण्यतिथि पर नजर भी आएगा उनके, हाँ जी बिल्कुल, उनके
पिता को बिठा दिया जाता और सेल्फी लेने का क्रेज लगा रहता। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे का जिस तरह मर्डर हुआ आज तक इंसाफ नहीं मिला, तो वहां पर अपराध एक बड़ा मुद्दा है और वो नेगेटिव जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि वो अपने वादे पर खरा नहीं उतरी। तो वहां आपको से लोगों का कह सकते हैं कि थोड़ा मन है वो अब भरने लगा है, लेकिन मुख्य मुकाबला वहां आप और कांग्रेस पार्टी में दोनों का स्कोर वहां पर 11 सीट रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अहम बात आपने कही कि क्योंकि ये आंकड़ों का ही तो पूरा खेल है, कौन किसके पक्ष में जाता है और ये इसे जनता तय कर देगी आज। लेकिन पंकज जी, अब जिस तरह से जिक्र पंजाब की 13 सीटों को लेकर हो रहा है, अहम सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि किसान आंदोलन जिसका सबसे ज्यादा असर पंजाब में ही नजर आया था, वो नाराजगी भी बनी रही और कहीं ना कहीं उसको पाट भी नहीं पा रही है बीजेपी। क्या उसका असर ही यहाँ पर रहेगा कि मौका तो दिया आम आदमी पार्टी को राज्य में, लेकिन जब केंद्र की बात आती है, जब लोकसभा चुनाव की बात आती है, तो ऐसे में मत यहाँ पर बदल सकता है वोटर का। बीजेपी के लिए क्या कुछ प्लस है? देखिए श्वेता, पंजाब का एक सियासी मिजाज जो बड़े अलग तरीके का रहा है। एक दौर वो भी था जब पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, जब ये कांग्रेस का जो है वहां पर पूरी तरीके से। पंकज जी, इस पर आपसे पूरा जवाब हम लेंगे क्योंकि चुनाव के साथ 5वीं बार इलेक्शन जीत के आप इतिहास बनाने की पूरी तैयारी में। जनता ने ही पिछले सब बार आशीर्वाद दिया, हर बार आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन से सेवा की है, लोगों की वोट मांगा है और काम जो मोदी सरकार के वो अपने आप सिर चढ़ के बोलते हैं। तो मुझे पूर्ण आशा है कि लोगों का विश्वास बना रहेगा और लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा है कि 300 पार भी नहीं होगा, 145 में ही रह जाएगी बीजेपी। मुझे लगता है कांग्रेस अगर एग्जिट पोल की चर्चाओं में भी भाग नहीं ले रही तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और अखिलेश यादव के कमेंट पे क्या कहना है आपका? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 300 पार तो छोड़ दीजिए, 145 पे ही निपट जाएगा। चलिए 3 दिन दूर नहीं है। जैसे दोनों पहले इकट्ठे आए थे फिर दोनों अलग हुए। मुलायम सिंह जी की भाषा में कहूँ तो उन्होंने कहा था 2 लौंडे इकट्ठे हुए हैं, अब दोनों अलग होंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के मौन व्रत पे जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में चली गई है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जब आपके पास कोई और मुद्दा नहीं बचता और आप जनता को फेस नहीं कर पा रहे और आपको समर्थन नहीं मिल रहा तो आप कभी अन्य संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाते हो। सच ये है कि जनता किसके साथ है वो तो देश जानता है। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी होने जा रहा है। सर 4 सीट के अलावा 6 बाईपोल्स हो रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? कुछ फेरबदल एक्सपेक्ट? मुझे तो लगता है मेडिटेशन आज केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया को, जब मेंटल हेल्थ इश्यूज की हम बात करते हैं, वेलनेस की बात करते हैं, तो हमारे योग, आयुर्वेद और हमारे ध्यान इन सब ने मेडिटेशन में बहुत बड़ा योगदान दुनिया को दे सकता है। मोदी जी ने विकास और विरासत दोनों को बचाने का काम भी किया है, आगे बढ़ाने का भी काम किया है और मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ा संदेश है, विकास भी विरासत भी। और इसमें विरोध किस बात का है? आखिरकार बाकी लोग इन दिनों में क्या कर रहे हैं? ये राहुल गांधी की टिप्पणी की गई है कि वो वेकेशन पे चले जाएंगे, आपका क्या कहना है? ये उनको तय करना है। कुछ लोग ध्यान लाते हैं, कुछ लोग वेकेशन करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बैंकॉक मेडिटेशन के लिए चले जाते हैं। अपना अपना स्थान चुनना है। हमें भारत में सब कुछ मिलता है, कुछ लोगों को विदेश में मिलता है। ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, 5वीं बार प्रत्याशी है, 4 बार लगातार जीत कर आ रहे हैं। इनके पिता भी मीडिया से मुखातिब हुए जिन्होंने हिमाचल का 3 बार प्रतिनिधित्व किया और इस बार भी जीत को लेकर आश्वस्त है अनुराग ठाकुर। नरेश जी, हिमाचल की 4 अहम सीटें हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं और उसी में से एक हमीरपुर लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। 2014 में करीब 99,000 का डिफरेंस था, तो 4 लाख का डिफरेंस 2019 में। ऐसे में क्या इस बार आपको लगता है कि टक्कर सामने वाला प्रत्याशी दे रहा है अनुराग ठाकुर को, क्योंकि यही वो संसदीय क्षेत्र है, सीट है जहां से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही हिमाचल के बनाए गए हैं? बिल्कुल, दोनों हिमाचल के बनाए गए हैं और दोनों ने यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है जो अनुराग ठाकुर के खिलाफ है, सतपाल रायजादा, उनको जिताने की पुरजोर कोशिश की है, लगातार कैंपेन यहाँ की है। लेकिन रिकॉर्ड देखिए हिमाचल का, 4 सीटें हैं और दोनों बार चारों सीटें ही भाजपा के खाते में, यानी कांग्रेस चारों खाने चित रही है दोनों ही बार।
और इस बार आप इनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आपने कहा कि 4 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री है, महत्वपूर्ण इनके पास पद है और 5वीं बार जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो 12 चुनाव हुए हैं यहाँ पर करीब, उनमें से 10 बार जो है वो भाजपा ने यहाँ पे जीते हैं। अगर अनुराग ठाकुर की बात करें, खुद सक्रिय रहते हैं, युवा है, 50 साल की उम्र है और 5वीं बार सांसद बनने की कोशिश में है और अपना अधिकार का प्रयोग करना सबको चाहिए। हम लोग भी बताते हैं कि भाई मतदान जरूर करना चाहिए। उस सिलसिले में हम अपने सब परिवार के साथ, अपने पत्नी, अपने पुत्रवधू, अपने परपौत्र और फिर अपने पुत्र, सब लोगों के साथ आकर के हम लोग मतदान के में भाग लिया। हम मतदान करके अभी निकले हैं और हम समझते हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और आशा है कि शांतिपूर्वक 5 बजे तक हम लोग मतदान का कार्य संपन्न करवाएंगे। दावा नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। अभी यहाँ मतदान केंद्र पर हम नहीं कुछ कहेंगे, बाग में चलिएगा, हम अपना कहेंगे। तो जीतन राम मांझी ने हालांकि ज़्यादा कुछ कहने से इनकार किया कि मतदान केंद्र पर तो कोई बात नहीं, बाहर ज़रूर अपनी बात यहाँ पर रखेंगे, लेकिन वोट करने की अपील जीतन राम मांझी भी करते हुए नजर आए। नरेश उस वक्त रोका था। बिल्कुल, देखिए तो हमीरपुर सीट की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे लगातार ये जीतते आए हैं। और अगर चारों सीटों की बात करें तो मंडी एक ऐसी सीट है जहाँ पे सबकी नज़र है। कंगना रनौत को यहाँ पे टिकट दी गई है और उनके सामने जो है वो विक्रमादित्य है। तो यहाँ और ख़ास बात यह है, यहाँ पे इतनी बयानबाजी हुई है, इतने विवादास्पद बयान भी आए हैं, जिस कारण लगता है कि हर बार की समीकरण बदलेगा। इस बार क्या समीकरण होंगे, क्या उलटफेर होगा, क्योंकि देखिए कंगना रनौत जो है पहली बार चुनाव लड़ी है, स्टारडम के आधार पे जो है वो चुनाव लड़ने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कांगड़ा सीट हो या शिमला सीट हो, उनकी अगर बात करें, कांगड़ा में जो है आनंद कुमार को यहाँ पे कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। और ये वो हैं, कह सकते हैं कि अगर संसद में कोई बेहतरीन जो प्रेजेंटेशन होता है, भाषण की बात करें, कहा जाता था कि भाजपा के जो नेता है वो सबसे अच्छा भाषण देते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से बात करें तो आनंद कुमार उनमें से एक शामिल है। तो यहाँ पे उन्होंने कोशिश की है कि इस बार जो है वो लोकसभा में कांगड़ा से पहुँचे, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है, भले ही वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी उलटफेर भी हुआ था वहाँ पे और 6 जगह उपचुनाव भी हो रहे हैं विधानसभा में, तो ये तमाम संकेत देते हैं कि किस मिजाज से चुनाव लड़ा जा रहा है। और उनसे जुड़ा हुआ है, उनसे पड़ोसी राज्य है पंजाब में। पंजाब की आपने अभी चर्चा की, तो पंजाब में देखिए आप, हरियाणा, पंजाब छोटे छोटे राज्य, कम सीटें हैं, लेकिन चुनाव लड़ने वाले दल ज़्यादा है। पंजाब की अगर हम बात करें 13 सीटें हैं, लेकिन 4 दल तो प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, शिरोमणि हो, आप पार्टी हो। लेकिन इनके बीच आपने जो चर्चा नहीं की वो है बसपा की। बसपा यहाँ 3-4 सीटें ऐसी है जहाँ पे समीकरण बना या बिगाड़ सकती है। और रही बात की, अब हम चूँकि यहाँ बात करें पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अगर सबसे ज़्यादा सीटें अच्छा प्रदर्शन किया था कि अगर परसेंटेज के हिसाब से, तो पंजाब में हुआ था, 8 सीटें जीती थी। और जो भाजपा है और उनके खाते में सिर्फ 2 सीटें अकाली दल के दो खाते में आई थी, आपने 1 सीट जीती थी। अब यहाँ आप देखिए कि इस बार समीकरण बदला। अभी दिनेश ने जैसे कहा कि समीकरण बदला हुआ, बिल्कुल बदला हुआ है, क्योंकि आप देखिए यहाँ आप पार्टी जिसने कांग्रेस को खत्म किया, और यहाँ आप पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ते हैं, यहाँ एक दूसरे को चोर कहते हैं। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, इनका गठबंधन था, लेकिन इस बार अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप देखिए खोने को क्या है और पाने को क्या है। 13 लोकसभा बिल्कुल नरेश, वोटिंग हो रही है और पंजाब की जी वोटिंग की हिस्टरी रही है, वो यही कहती है कि पंजाब के लोग भारी गिनती च आके अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 70% तो भी उपर, 75 तो भी उपर, 80 तो भी उपर परसेंटेज जी देखी गई है। सो पंजाब के लोग अवेयर लोग ने, चेतन लोग ने। ये जोड़ा वोटर कार्ड है, ये सानू शहीदा ने अपना खून दियां कुर्बानियां दे के लैके दिता। सो इनू इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैं तुहाडे जरिए सारे पंजाबियों नूं बेनती करूँगा कि कोई गल नहीं, एक दिन गर्मी झल लांगे, पर यह गर्मी जी एक दिन की तुहाडे बच्चों का भविख जिहड़ा है उन्होंने बदल सकती है, क्योंकि फिर बाद 5 साल गालां कड्ढण का कोई फायदा नहीं कि आ सरकार आ गई, हो जी सरकार आ गई। उस सरकार नूं चुनण दे विच हिस्सेदार जरूर बनो।
भगवंत मान को आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री पंजाब के, जिनका कहना है कोई बात नहीं, गर्मी इतनी ज्यादा है फिर भी ये 5 साल का सवाल है और इसलिए वोट कास्ट करने की अपील भी वो करते हुए नजर आए। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि बेहद अहम है ये 57 सीटें और आखिरी चरण जिस पर वोटिंग जारी है और 2 घंटे करीब हो चुके हैं और उसके बाद इंतजार जरूर है कि जो पहला वोटिंग परसेंट आता है वो क्या आता है और क्या कहता है।